अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल्ड आउटलाइन बताई हुई है। और मैंने ये भी बताया कि ये आउटलाइन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के रियल एनालिसिस की कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए तैयार की हुई है। और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी मैंने ऐड किए थे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देखते हुए, ताकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी हमारे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहला टॉपिक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर ये वाला टॉपिक आपके रियल एनालिसिस के कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन एमएससी पार्ट 2 के अंदर आप एडवांस्ड एनालिसिस पढ़ेंगे, उसका पहला टॉपिक यही है। तो इसको मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है इस कोर्स में क्योंकि जो बाकी आपके कोर्सेज़ हैं, फंक्शनल एनालिसिस है या टोपोलॉजी, उसके अंदर हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको यहीं पर डिस्कस किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कुछ आज के लेक्चर में कवर करना है। इस लेक्चर में हम फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स को डिफ़ाइन करेंगे और इस डेफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 3 थ्योरम्स को स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। सबसे पहला थ्योरम है, इफ़ A is a set with m elements and B is a set with n elements and if A intersection B is equal to phi, then A union B has m plus n elements. Second theorem है, if A is a set with m elements and C contained in A is a set with 1 element, then the complement of C relative to A is a set with m minus 1 elements. तीसरा थ्योरम है, if C is an infinite set and B is a finite set, then the complement of P relative to C is an infinite set. ये सारा लेक्चर रॉबर्ट जी बार्टल की बुक रियल एनालिसिस, इसका 4th एडिशन सेक्शन 1.3 को फॉलो करते हुए तैयार किया गया है। हाइलाइट्स आपने मुलाहिजा कर लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। और आपकी लाइकिंग से, वीडियो शेयरिंग से और चैनल की सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है नेक्स्ट लेक्चर्स के बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। इसका सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने लगे हैं वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। 3 लेक्चर्स के अंदर इसको कवर किया जाएगा। पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हम फाइनाइट सेट्स के बारे में सीखेंगे, इनसे रेलेवेंट कुछ थ्योरम्स करेंगे, 8-9 थ्योरम्स हैं। और इसके अलावा इनफाइनाइट सेट्स को हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपने रॉबर्ट जी बार्टल का 3rd एंड 4th एडिशन, जो हमारी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स में से एक है, उसके सेक्शन 1.1 को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसको यहाँ पर आज वाले लेक्चर में यूज़ किया जाएगा। वहाँ पर आप सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी स्पेशल टाइप्स कौन कौन सी हैं, ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं यानी कि सब्जेक्शंस, और इसी तरह से 1-to-1 फंक्शंस क्या होते हैं, इंजेक्शंस या बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा आप ये भी सीखेंगे कि किसी सेट का इन्वर्स इमेज क्या होता है, या किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, या फंक्शंस की कंपोजिशन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर सीखेंगे। मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आप एफएससी और बीएससी में बहुत दफ़ा करके आ चुके हैं, तो ये आपने सही तरह से सीख के ये वाला लेक्चर अटेंड करना है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर वो वाली चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट को डिफ़ाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा सेट जिसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसको फंक्शंस के साथ हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो पहले हम ये सीख लेते हैं और फिर उसके बाद हम फाइनाइट सेट को डिफ़ाइन भी करेंगे। तो सपोज़ करें कि हमारे पास एक सेट है कैपिटल S, जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 2, 4, 6 एंड 8। फंक्शन के साथ इसको एसोसिएट करने के लिए नोट करें कि इसका सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 4। थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 6। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? 8।
अब यहाँ से देखें कि हमने इन नंबर्स को इस सेट के साथ करस्पॉन्ड कर दिया, यानी कि एक हमने करस्पॉन्डेंस बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं इस वाले सेट 1 2 3 4 को यहाँ पर बना लेता हूँ, 1 2 3 4, और नोट करें कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं, और इसको हम किस तरह से डिनोट किया करेंगे, n4 से। 6 एलिमेंट्स हैं तो n6, 8 हैं तो n8, n एलिमेंट्स हैं तो n छोटा n, ठीक है। और इसके अलावा इस वाले सेट को यहाँ पर आप बना लें, सेट S है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 एंड 8। 1 को किसके साथ करस्पॉन्ड कराया जा रहा है, 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, और 4 को 8 के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया जो इस सेट को मैप कर रहा है किसके ऊपर, इस सेट के ऊपर। ठीक हो गया, यानी कि इसकी डोमेन जो है वो क्या बन रही है, n4, और इसकी रेंज के साथ मैं इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या बन रही है, ये वाला सेट बन रहा है, कैपिटल S। ठीक हो गया, और हम इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये फंक्शन which is defined on n4 into capital S is defined by f of I is equal to 2i। इसमें I क्या है, I equal to 1 2 3 4। तो I यहाँ पर आप पुट करें, f of I equal to 1 यहाँ पर पुट करें, f of 1 जो क्या हो जाएगा 2 times 1, तो कितना बनेगा 2, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से 2 पुट करें तो ये आ जाएगा, 3 और 4 पुट करें ये और ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नोट करें कि हमने ये फंक्शन तो बना लिया, ये भी नोट करें कि ये फंक्शन 1 to 1 है। ठीक हो गया, यानी कि 1 to 1 का आपको पता है कि अगर f of x1 is equal to f of x2 हो तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब x1 is equal to x2 हो। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि रेंज का एक एलिमेंट डोमेन के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का इमेज है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये वाला एलिमेंट सिर्फ इसका इमेज बन रहा है। इसी तरह से ये जो 4 है ये सिर्फ इस 2 का इमेज बन रहा है, 6 3 का बन रहा है, 8 जो है वो 4 का बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो करस्पॉन्डेंस है ये 1 to 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली मैपिंग जो है ये एक इंजेक्शन है। और इसके अलावा ये सर्जेक्टिव भी है, यानी ऑन टू भी है, क्योंकि रेंज का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, या यूँ कहते हैं कि जो सेकंड सेट है इसका हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो फंक्शन है वो एक सर्जेक्शन है। अब चूंकि ये इंजेक्शन भी है और सर्जेक्शन भी है, 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक हो गया, तो इट मीन्स दैट f इज़ बाइजेक्शन। तो ये एक बाइजेक्शन होगी। इस सारी डिस्कशन से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि एक सेट के पास 4 एलिमेंट्स उस सूरत में होंगे कि जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती हो फ्रॉम n4 ऑन टू दैट सेट कैपिटल S। अब यहाँ पर मैंने इनटू का वर्ड नहीं यूज़ किया, ऑन टू का यूज़ किया। पहले मैंने इनटू इसलिए यूज़ किया था इस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए क्योंकि उस वक्त मैंने आपको ये क्लियर नहीं किया था कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि ये ऑन टू है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि दिस इज़ द फंक्शन फ्रॉम n4 ऑन टू कैपिटल S। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि इस फंक्शन की रेंज कैपिटल S है और इस रेंज के साथ मैं इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। ठीक है, अगर ये ऑन टू ना होता
इनटू होता तो फिर इसकी जो रेंज है वो इस सेट कैपिटल एस का कोई सबसेट होती। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि फाइनाइट सेट को डिफ़ाइन करेंगे और उससे पहले इस सारी डिस्कशन को डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। तो इस डिस्कशन को डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? A set capital S has n elements where n is a natural number. एक सेट S के पास n एलिमेंट्स उस वक्त होंगे if there exists a bijection from the set nn. nn क्या है? This is the set of first n natural numbers. If there exists a bijection from nn onto the set capital S. ठीक हो गया? यही अभी हमने सीखा है कि एक सेट के पास n एलिमेंट्स उस वक्त होंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम nn onto कैपिटल S. ठीक हो गया? अब हम फाइनाइट सेट को डिफ़ाइन करेंगे। एक सेट फाइनाइट होगा अगर वो एम्प्टी हो या उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। सो अ सेट इज फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी और इफ इट हैज n elements where n belongs to the set of natural numbers. ठीक हो गया? और इसी तरह से एक सेट इनफाइनाइट उस वक्त होगा जब वो फाइनाइट ना हो। इनफाइनाइट सेट्स क्या हैं, इनकी टाइप्स यानी कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डिन्यूमरेबल सेट्स, ये हम तीसरे लेक्चर के अंदर सीख लेंगे और इनसे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी करेंगे। अब हम इस डेफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट क्या है? आपने सेक्शन 1.1 के अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है उसमें सीखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन f कौन सा है? इट इज़ फ्रॉम nn ऑन टू द सेट कैपिटल S और ये बाइजेक्टिव मैपिंग है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, f इन्वर्स, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, h कह लेता हूँ, और it would be from S on to कैपिटल N। तो इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये वाला फंक्शन h जो कि f का इन्वर्स है ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम इस डेफिनेशन को रीराइट कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? अ सेट S हैज़ n एलिमेंट्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम S on to nn। ठीक है, रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया? तो ये वाली हमारे पास डेफिनेशन भी होल्ड करी और इसका जो कन्वर्स है जिसमें हम इस वाली स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिखेंगे वो भी होल्ड कर रहा है। तो फिर इसलिए हम इस डेफिनेशन को अगर रीराइट करें तो फिर यहाँ पर हम इफ़ एंड ओनली का इस्तेमाल, इफ़ एंड ओनली इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? और इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं फ्रॉम S ऑन टू nn। ठीक हो गया? ये दोनों डेफिनेशंस हम यूज़ किया करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं वो है, सपोज़ करें कि हमारे पास एक सेट S है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो फिर इस वाले रिज़ल्ट के मुताबिक एक बाइजेक्शन H एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम S ऑन टू द सेट nn। ये भी सपोज़ करें कि हमारे पास एक और सेट T है जिसके पास भी n एलिमेंट्स हैं, यानी उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने सेट कैपिटल S के पास हैं। तो फिर पहले वाली डेफिनेशन के मुताबिक एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी, इसको मैं f की जगह g ले रहा हूँ, फ्रॉम nn ऑन टू द सेट कैपिटल T। नोट करेंगे मैंने पहले वाली बाइजेक्शन में इस वाले ऑर्डर को रिवर्स करके लिखा है और दूसरे वाले में मैंने ऐसे सीधा रहने दिया। इसकी रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर कंपोजिशन लूँगा और वो कंपोजिशन है g ऑफ h। ठीक हो गया? इसकी डोमेन क्या बनेगी? h की डोमेन जो कि s है, और इसी तरह से इस कंपोजिशन की रेंज क्या बनेगी? बाइजेक्शन g की रेंज।
ठीक हो गया, ये मैंने कंपोजिशन बना ली। सेक्शन 1.1 जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, उसके अंदर आपने सीख रखा है कि दो बाइजेक्शंस की कंपोजिशन भी एक बाइजेक्शन होती है। अब चूँकि H और G दोनों बाइजेक्शंस हैं बाय द डेफिनेशन, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, एक बाइजेक्शन होगी। तो अब हम इस डेफिनेशन को दोबारा से रीराइट करें इस रिज़ल्ट के मुताबिक, तो हम कैसे लिखेंगे? अ सेट S हैज़ n elements if there exists a bijection from the set S onto another set T which has the same number of elements as that of S। ठीक हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट था। इन वाले रिज़ल्ट्स में और इस वाले रिज़ल्ट में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो बाइजेक्शंस हमने ली हैं वो या तो फ्रॉम n ऑन टू S हैं या तो फ्रॉम S ऑन टू n। ठीक हो गया। यहाँ पर जो हम बाइजेक्शन ले रहे हैं वो फ्रॉम S ऑन टू अनदर सेट है, n की जगह हमने एक और सेट ले लिया, और ये सेट, इस सेट के पास उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने सेट S के पास होंगे, और वो इस n जो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के इक्वल है, इस सेट से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि इस सेट T के पास उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए जितने इस सेट S के पास है। ठीक हो गया। तो ये थी डिस्कशन। अच्छा, फाइनाइट सेट के केस में भी ये रिजल्ट्स होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर कोई सेट फाइनाइट है यानी कि एम्प्टी सेट है या उसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो फिर ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला रिज़ल्ट दोनों होल्ड करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला थ्योरम हम स्टेट एंड प्रूव करते हैं। सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी सेट A के पास m एलिमेंट्स हैं और इसी तरह से किसी दूसरे सेट कैपिटल B के पास n एलिमेंट्स हैं, और अगर ये डिसजॉइंट है यानी कि इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, तो फिर इनकी जो यूनियन होगी A यूनियन B, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? m प्लस n एलिमेंट्स होंगे। ठीक हो गया। थ्योरम को सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि if set A has m elements and the set B has n elements, then their union A union B has m plus n elements, provided that A intersection B is equal to phi। यानी कि A और B डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। प्रूफ करते हैं इस सिंपल से थ्योरम को। प्रूफ इसका आसान है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें गिवन है कि सेट A के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी, बाइजेक्शन F फ्रॉम द सेट NM ऑन टू द सेट A। सेट A के पास क्योंकि m एलिमेंट्स थे तो फिर यहाँ पर n की सबस्क्रिप्ट में m आया। ठीक हो गया। सिमिलरली सेट B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन G फ्रॉम द सेट NN ऑन टू द सेट B। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जब आप इस फंक्शन f को अप्लाई करेंगे तो फिर रिजल्टिंग इमेजेस का जो सेट बनेगा वो सेट जो है वो कैपिटल A के इक्वल होगा। ठीक है, बाइजेक्शन की वजह से। सिमिलर इज़ द केस हियर। अच्छा, हमने करना क्या है? हमने प्रूफ करना है A यूनियन B के अंदर m प्लस n एलिमेंट्स हैं, तो फिर इसके लिए हमें एक बाइजेक्शन लेकर आनी है फ्रॉम एन m प्लस n ऑन टू द सेट कैपिटल A यूनियन कैपिटल B। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर सेट S की जगह A यूनियन B आ जाएगा और सेट NM की जगह सेट NM प्लस n आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट m प्लस n नेचुरल नंबर्स का सेट। क्वेश्चन ये कि हम इस बाइजेक्शन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें। इस बाइजेक्शन को यहाँ पर जो मैं फिगर बनाऊँगा उसको केयरफुली एनालाइज करके ऑब्टेन किया जा सकता है। तो हम ड्रॉ करते हैं उस फिगर को। ये आपके पास पहला सेट है, सेट NM प्लस n, और ये आपके पास दूसरा सेट है, सेट A यूनियन B। हम जो बाइजेक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो फ्रॉम दिस सेट ऑन टू दिस सेट है, और इस बाइजेक्शन को हम बाइजेक्शन
H कहेंगे। इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन टू m, और फिर m से आगे m+1 m+2 अप टू सो ऑन टू m+n। ठीक हो गया। ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? m+n। कैसे पता चल रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक m एलिमेंट्स हैं, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इससे आगे वाले n एलिमेंट्स हैं। तो फिर टोटल कितने हुए? फर्स्ट m+n एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक n एलिमेंट्स कैसे हैं? m+1, इससे आगे क्या आएगा? m+2 m+3। ये कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। अप टू सो ऑन टू m+n। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हो गए? n एलिमेंट्स हो गए। तो फिर इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? n एलिमेंट्स, और ये टोटल कितने हो गए? m+n। क्लियर हो गया? इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक 1 से लेकर m तक, और इससे आगे वाला m+1 से लेकर m+n। इसी तरह से ये सेट चूँकि 2 सेट्स का यूनियन है, तो फिर एक इसमें से जो हिस्सा है वो सेट A होगा और दूसरा हिस्सा सेट B होगा। ठीक हो गया? सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इस बाइजेक्शन को देखें, और जो मैंने अभी आपको कुछ बताया उसको नोट करें। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? इस सेट की जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस अंडर द फंक्शन f, और वो इमेजेस क्या क्या होंगी? f(1), f(2) अप टू सो ऑन टू f(m). ठीक हो गया? सिमिलरली सेट B जो है वो क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर द सेट G। ठीक है, यानी कि G(1), G(2) एंड अप टू सो ऑन टू G(n). ठीक हो गया? क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया? अब हमारी बाइजेक्शन कैसी होगी? 1 किसको करस्पॉन्ड किया जा रहा है? f(1) को। ठीक हो गया? इसी तरह से 2 जो है वो f(2) को करस्पॉन्ड कराया जाएगा, और अप टू सो ऑन टू m जो है वो f(m) को करस्पॉन्ड कराया जाएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो मैपिंग है इसको हम h(i) कहेंगे। ये किसके इक्वल होगी? 1 से लेकर m तक जो है ये f(i) हो जाएगी। ठीक हो गया? f(i) वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू m। ठीक हो गया? सिंप्लिसिटी के लिए आप इसकी जगह 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू i इज़ लेस दैन और इक्वल टू m लिखेंगे। ठीक हो गया? और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास ये वाली मैपिंग h जो है वो किसके थ्रू आएगी? वो मैपिंग G के थ्रू आएगी। ठीक हो गया? और ये मैपिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि जब आप इसमें m+1 पुट करें, h के अंदर m+1 पुट करें, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या है? G(1) आए। ठीक हो गया? एंड सिमिलरली m+n के ऊपर जब आप इस मैपिंग को अप्लाई करें तो फिर आपके पास क्या इमेज आए? G(n). ठीक है? तो i इज़ इक्वल टू, पहला कौन सा है? m+1। m+1 से लेकर m+n। यहाँ पर i की जगह जब हम m+1 पुट करें तो फिर हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए? G(1) आना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? अगर आप कहते हैं कि G(i) लिख दें इसकी तरह से, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। वो ये कि जब आप यहाँ पर i की जगह m+1 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा? G(m+1). आना क्या चाहिए? G(1). ठीक है? आ रहा क्या है? G(m+1). ये आ रहा है। क्या चीज़ इसमें फालतू आ रही है? हमें m नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है हम यहाँ से m को निकाल देंगे। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? m को
माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर i की जगह m+1 पुट करें तो i की जगह m+1 आ गया और आगे क्या है -m, तो ये किसके इक्वल हो गया, g(1) के इक्वल हो गया। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर i की जगह m+n पुट करें तो फिर क्या आना चाहिए, g(n). यहाँ पर आप i की जगह m+n पुट करें तो n आ जाएगा और ये चीज़ क्या बन जाएगी, g(n). तो इसका मतलब है ये चीज़ हमने बिल्कुल करेक्टली लिखी है। तो हमने अपना रिक्वायर्ड बाइजेक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द सेट एन m+n ऑन टू द सेट a यूनियन b। अब तक हमने एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट की है, मैपिंग h फ्रॉम एन m+n इनटू a यूनियन b। हमने प्रूफ ये करना है कि ये मैपिंग जो है ये बाइजेक्टिव है। ठीक हो गया। तो इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि ये 1-to-1 है और ऑन टू है। ये दोनों चीज़ें हमें इस फिगर से डायरेक्टली पता चल रही। 1-to-1नेस तो बिल्कुल क्लियर है और ऑन टू भी है क्योंकि सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बन रहा है। ठीक हो गया, इमेज अंडर H। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑन टू भी है और इसीलिए ये बाइजेक्टिव भी है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। तो इसलिए इस तरह से अगर आप कह दें कि फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन h इज़ बाइजेक्टिव, तो फिर ये लिखने से नंबर्स कट सकते हैं। तो इसलिए हम इसको फॉर्मल अंदाज से प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन जो ये बाइजेक्टिव है। सबसे पहले नोट करें कि i = 1 से लेकर m तक के लिए आपका फंक्शन h जो है वो f के इक्वल है। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे फॉर i = 1, 2, 3 up to so on to m, the function h of i is equal to f of i। ठीक हो गया। और f चूंकि बाइजेक्टिव है तो फिर इसका मतलब हुआ h जो है वो भी बाइजेक्टिव होगा फॉर दिस सेट। ठीक हो गया। इस चीज़ को भी आप फॉर्मली यहाँ पर करें। यहाँ से आप कोई से दो एलिमेंट्स ले लें। ठीक हो गया। टेक, और दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। टेक m स्टैरिक नॉट इक्वल टू k स्टैरिक फ्रॉम द सेट दिस वन 1, 2, 3 up to so on to m। ठीक हो गया। और ये सपोज करें कि h of m स्टैरिक जो है वो किसके इक्वल है, h of k स्टैरिक के इक्वल है। ठीक हो गया। अब चूंकि m स्टैरिक और k स्टैरिक ये दोनों हमने इस सेट से लिए हैं और इस सेट के लिए आपका फंक्शन h जो है वो फंक्शन f के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर h की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो f of m स्टैरिक जो है वो f of k स्टैरिक के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि ये फंक्शन जो है ये 1-to-1 है, ठीक है, ये गिवन है हमें, तो इसके 1-to-1 होने की वजह से f of m स्टैरिक इज इक्वल टू f of k स्टैरिक क्या इम्प्लाई करेगा, इट इम्प्लाइज दैट m स्टैरिक इज इक्वल टू k स्टैरिक। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब हुआ कि h of m स्टैरिक इज इक्वल टू h of k स्टैरिक इम्प्लाइज दैट m स्टैरिक इज इक्वल टू k स्टैरिक। देयरफॉर इट मीन्स द फंक्शन h इज 1-to-1 फॉर दिस सेट। ठीक हो गया। सिमिलरली इस वाले सेट के लिए भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये 1-to-1 है। ठीक हो गया। जस्ट आप यहाँ पर 1 की जगह क्या लगा देंगे, m+1, m+2 एंड अप टू सो ऑन टू m+n। तो इसके लिए आपका फंक्शन h of i जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, g of i माइनस m। ठीक हो गया। अब यहाँ से इस वाले सेट से आपको इससे दो एलिमेंट्स ले लें, m1 स्टैरिक एंड k1 स्टैरिक, दोनों डिस्टिंक्ट है। ठीक हो गया। और ये सपोज करें कि h of m1 स्टैरिक जो है वो h of k1 स्टैरिक है। ठीक है। अब यहाँ पर आप i की जगह क्या लगा रहे हैं, m स्टैरिक। ठीक है। तो यहाँ पर जब i की जगह m स्टैरिक लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, g of m स्टैरिक माइनस m। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया
जी ऑफ m1 स्टैरिक माइनस m, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आ जाएगा जी ऑफ k1 स्टैरिक माइनस m, ठीक है। तो चूंकि आपका ये फंक्शन g जो है वो क्या है, ये 1 to 1 है, ये आपको गिवन है, तो फिर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, m1 स्टैरिक माइनस m इज इक्वल टू k1 स्टैरिक माइनस m, ठीक है। ये माइनस m और ये माइनस m, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अच्छा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 स्टैरिक इज इक्वल टू k1 स्टैरिक, ठीक है। अब चूंकि h ऑफ m1 स्टैरिक जो है वो h ऑफ k1 स्टैरिक के इक्वल है, और ये इक्वेशन क्या इंप्लाई करती है, इट इंप्लाइज दैट m1 स्टैरिक इज इक्वल टू k1 स्टैरिक। तो इसका मतलब हुआ कि इस सेट के लिए आपका फंक्शन h जो है वो 1 to 1 है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है फ्रॉम 1 to m प्लस n, ये क्या बन रहा है, 1 to 1 बन रहा है, ठीक है। इंजेक्टिव हमने प्रूफ कर लिया, जस्ट अब इसको आपने सब्जेक्टिव प्रूफ करना है। उसके लिए जस्ट आपने ये कहना है कि फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट in the set A union B is an image of an element of n m plus n under the mapping H, therefore this mapping is onto या surjective, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये वाला जो मैपिंग है ये 1 to 1 है एंड ऑन टू भी है। सो दिस प्रूव्स दैट दिस सेट A यूनियन B हैज़ m प्लस n एलिमेंट्स। होपफुली आपको ये वाला थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है इस पर आप रिक्वेस्ट भेजें स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड होने की, और उस ग्रुप में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ अ सेट A हैज़ m elements and the set C which is the subset of set A has one element, then the set A minus C यानी कि complement of C relative to the set A, it has m minus 1 element। ये वाली चीज़ आपने प्रूफ करनी है, ठीक हो गया। तो ये भी पहले वाले की तरह का एक सिंपल सा थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको गिवन है कि सेट A के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो फिर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम एन m ऑन टू द सेट A, ठीक है। सेट A क्या है, सेट A जो है वो f of 1 f of 2 अप टू सो ऑन टू f of m के इक्वल है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये चीज़ आपने लिखनी है। सेट C के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, और सेट C जो है वो सेट A का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि सेट C के अंदर जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई ना कोई है, ठीक है। तो फिर हम सपोज़ करेंगे कि वो f of k है, ठीक हो गया। यानी कि सेट C जो है वो सेट इस सेट के इक्वल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वेयर k इज़ एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, सेट फंक्शन f की डोमेन से, ठीक है। डोमेन क्या बन रही है ना, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका सेट C। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए भी आपने एक बाइजेक्शन लेकर आनी है फ्रॉम सेट n m-1 ऑन टू द सेट A माइनस C। उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए वो भी हमें फिगर से ही पता चलेगी। ये आपका सेट कौन सा है, n m-1, और ये जो सेकंड सेट है ये कौन सा है, ये सेट है A माइनस C, ठीक हो गया। A माइनस C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स में ये वाला एलिमेंट f of k नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन टू k माइनस 1, k से पहले वाला, k चूँकि क्रूशल है
ठीक है, उसको हमने उससे जो रिलेटिव जो इमेज बनेगा हमारी रिक्वायर्ड बायजेक्टिव मैपिंग का, वो इमेज जो है इस सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो k प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन टू आखिरी कौन सा होगा, m-1। ठीक हो गया, इसको इस बायजेक्टिव मैप को भी आप h कह दें। ठीक हो गया। अब a माइनस सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, a माइनस सी के अंदर ये वाले तमाम एलिमेंट्स हैं सिवाय इसके, यानी कि f(1) भी है, f(2) भी है एंड अप टू सो ऑन टू f(k-1) भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम h को f के थ्रू किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, 1 से लेकर k-1 के लिए हम इस h को f के इक्वल रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो h ऑफ i जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ i के इक्वल हो जाएगा फॉर i इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू k-1। ठीक हो गया, और इसी तरह से k-1 से आगे वाला कौन सा बनेगा, k प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन टू कहाँ तक जाना है आपने, m-1 तक जाना है। तो इन नंबर्स के लिए आपके फंक्शन h ऑफ i की फॉर्म क्या होनी चाहिए, इसके लिए नोट करें कि अगर आप इसमें भी यहाँ पर f ऑफ i लिख लेते हैं तो फिर पहला एलिमेंट जो है वो क्या बन जाएगा, पहला एलिमेंट जो है वो f ऑफ k बन जाएगा, और f ऑफ k जो वो यहाँ से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। k से अगर आप एक स्टेप पीछे जाते हैं, ठीक है, और k से एक स्टेप पीछे जाएं, k-1 करें, तो k-1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेटल हुआ है, तो हम k से एक स्टेप पीछे भी नहीं जा सकते, k के ऊपर भी नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो हमारे इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर एक ही चॉइस रहेगी, आप k से एक स्टेप आगे चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप k पुट करें तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, k से एक स्टेप आगे वाला k+1 आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, i+1 डाल देंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर जब आप i की जगह k डालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ k+1। क्लियर हो गया, तो इसलिए इससे आगे वाला एलिमेंट क्या बनेगा, f ऑफ k चूँकि शामिल नहीं है तो उससे आगे वाला क्या बनेगा, f ऑफ k+1। ठीक है, तो k के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, f ऑफ k+1। ठीक हो गया, और इसी तरह से k+1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, f ऑफ k+2 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन टू m-1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, f ऑफ m आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसी तरह से इनमें भी आप करस्पॉन्डेंस शो कर दें। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड बायजेक्टिव इमेज आ गया। इसके बाद आपने प्रूफ करना है कि ये वाला फंक्शन 1-to-1 है एंड ऑन टू भी है। बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हम इस लेक्चर का लास्ट बट नॉट लीस्ट थ्योरम नंबर 3 करेंगे। इसके अंदर हमने प्रूफ करना है कि अगर C एक इनफाइनाइट सेट है एंड सेट B जो है वो फाइनाइट है, तो फिर C माइनस B जो है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। ठीक हो गया, सिंपल सा थ्योरम है। थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए हम ज़्यादातर 3 में से कोई सा एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका है एनालिटिकल, जो कि इन थ्योरम्स में हमने किया है, और दूसरा तरीका है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के फर्स्ट थ्योरम में करेंगे, और तीसरा तरीका है कंट्राडिक्शन। तो इस वाले थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे। इसमें क्या किया करते हैं, जो चीज़ आपने प्रूफ करनी होती है उसको आप ऑपोजिटली सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैरिली सपोज करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैरिली सपोज करेंगे कि C माइनस बी इज़ फाइनाइट। प्रूफ हमने ये करना था C माइनस बी इज़ इनफाइनाइट। तो एज्यूम करेंगे C माइनस बी इज़ फाइनाइट। ठीक है, और इस सपोजिशन के साथ हम देखेंगे कि हमारी असर्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो
इसकी नेगेशन आ जाती है हमारे पास, ऑपोजिट आ जाती है, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है ये रॉन्ग है, और फिर हम कहते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है। क्लियर हो गया। तो ये आपने पहले भी ये तरीक़ाकार किया हुआ है बीएससी वगैरह के अंदर। अच्छा, अब आप सेट सी को किस तरह से लिख सकते हैं? सी माइनस बी यूनियन बी लिख सकते हैं ना। सी माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली सी के इक्वल होगा। अब इसमें बी जो है वो हमें गिवन है कि ये फाइनाइट है। सी माइनस बी हमने सपोज कर लिया कि ये फाइनाइट है, तो इनका यूनियन जो है वो भी फाइनाइट होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1। तो इसका मतलब है कि ये जो सी है जो कि इन दोनों के यूनियन के इक्वल है, दो फाइनाइट सेट्स के यूनियन के इक्वल है, ये सेट सी फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप चेक करें सेट सी जो है वो फाइनाइट है क्या। अब आपने चेक करना है कि क्या आपकी असर्शन डिस्प्रूव होती है कि नहीं। असर्शन के अंदर सी जो है वो हमने इनफाइनाइट लिया हुआ है, ठीक है। तो इस अजम्पशन के साथ सी जो है वो फाइनाइट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी असर्शन में या स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। हैंस सी माइनस बी इज़ इनफाइनाइट। लेकिन इससे पहले आपने लिखना है कि जब ये आएगा सी इज़ फाइनाइट तो आप कहेंगे दिस इज़ द कंट्राडिक्शन टू आवर स्टेटमेंट, ठीक हो गया। तो देयरफॉर सी माइनस बी इज़ फाइनाइट, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें से आपने कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।